हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो हमारी जो बेसिकली आईटी जैम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन हम कर रहे थे लास्ट, जो हमारा सेशन था उसमें हमने बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि हम एक और पार्ट के अंदर बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लास्ट में हमने आपके क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया था। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वी हैव डन। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था आपका अभी 24 वाले एग्जाम में। सो ऑब्वियसली आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो आरएनए किसका पॉलीमर होता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन आया था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। सो दैट इज, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर रिलेटेड टू योर एंजाइम काइनेटिक्स। अब जो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है। सो एन एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ 4 × 10⁻⁴ मोल substrate into product at a rate of 20 micromolar per minute. If the Km value for the enzyme is 2 × 10⁻⁴ मोलर, तो V max क्या होगा? ठीक है, तो सिंपली आपको माइकलिस मेंटन इक्वेशन पता है, बस आपने उसको अप्लाई करना है। V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाई के एम प्लस एस। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास इक्वेशन है, वी मैक्स एस बाई के एम प्लस एस। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें वी मैक्स निकालना है। ठीक है, सो वेलोसिटी आपको दे रखी है 20, जब सबस्टेट इतना है। ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 20। वी मैक्स आपने कैलकुलेट करना है। सबस्टेट कितना है आपके पास? 4 × 10⁻⁴। और जो आपको के एम कितना गिवन है दैट इज 2 × 10⁻⁴। ठीक है, के एम कितना गिवन है मुझे? 2 × 10⁻⁴ प्लस 4 × 10⁻⁴। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो तो ऑब्वियसली ये 20 है, तो ये नीचे आपका सम होके 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 × 6 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा 20 × 6/4, तो वी मैक्स आपका कितना आ जाएगा? 20, मतलब 20 × 6/4। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 30 माइक्रोमोलर पर मिनट। ठीक है, तो सिंपली इस क्वेश्चन में आपको एक जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी थी। तो यहां पर आंसर कितना आ गया आपका? 30। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2017 में आया था। Km and Vmax of lactate dehydrogenase for conversion of pyruvate to lactate are 1 millimolar and 5 nanomolar per second, ठीक है, respectively. At 0.25 millimolar pyruvate, the velocity of the reaction catalyzed by lactate dehydrogenase is, ठीक है, तो यहां पर हमें Km गिवन है, Vmax गिवन है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन गिवन है। अब देखो जो आपको Km गिवन है वो कितना गिवन है? 1 मिलीमोलर। ठीक है, जो वी मैक्स आपको गिवन है दैट इज 5 नैनोमोलर। ठीक है, अब देखो ये चीज आपके पास मोल मिली मोलर में है, ये भी मिली मोलर में है। ठीक है, तो आंसर लेकिन आपको नैनोमोलर में निकालना है। ठीक है, सो चलो वी मैक्स को हम नैनोमोलर ही लिख लेते हैं। तो बेसिकली मैं के एम और जो सबस्टेट है उसको मैं नैनोमोलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सबस्टेट कितना गिवन है? 0.25 मिली मोलर। 0.25 मिली मोलर। ठीक है, और हमें वेलोसिटी बतानी है किसके अंदर? इट हैज टू बी इन, बेसिकली ये किस में निकालनी है आपने? नैनोमोलर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे तो देखते हैं बिना कन्वर्जन भी शायद आ जाना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी आपने निकालनी है। ठीक है, वी मैक्स नैनोमोलर पर सेकेंड में है। ठीक है, और ये जो सबस्टेट है
ये मिलीमोलर में है, ठीक है, और के एम प्लस एस, ठीक है, तो वो भी मिलीमोलर में है, तो मुझे लगता है उसको कन्वर्ट नहीं करना, मिलीमोलर से मिलीमोलर तो कैंसिल हो जाना चाहिए, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो वी मैक्स आपके पास 5 है, ठीक है, सबस्ट्रेट आपके पास कितना है, दैट इज 0.25, 0.25, के एम आपके पास 1 है, सबस्ट्रेट आपके पास 0.25 है, तो 5 × 0.25, ठीक है, 5 × 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है, तो ये 0.25 को इससे करोगे तो ये 5 आ गया, तो 5/5 आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1। सो राइट आंसर हैज टू बी 1 नैनोमोलर पर सेकेंड, ठीक है, और कंफर्म कर लेते हैं, तो आंसर आपका इसमें 1 ही है, ठीक है, सो राइट आंसर इज 1। वही है ना, अगर के एम और सबस्ट्रेट की वैल्यूज अलग अलग कंसेंट्रेशन में होती, तब आपको जैसे के एम फॉर एग्जाम्पल मिलीमोलर में, ऐसा अगर आपको नैनोमोलर में दिया होता तब आपको दोनों को करना पड़ता, ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वे में आपको चीजों को देखना होता है कि कैसे क्वेश्चंस को करना, वही होता है ना, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में देखा तो मुझे लगा कि इसको भी करना पड़ेगा, तो बट मैंने देखा दोनों मिली मोलर में है, तो आई नीड नॉट टू कन्वर्ट देम इनटू नैनोमोलर, बिकॉज ये सबस्ट्रेट भी मिली मोलर में है, ये दोनों भी। हाँ ये होता है कि के एम मेरा मिली मोलर में है, सबस्ट्रेट मेरा माइक्रो या नैनोमोलर में है, तब आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते एज सच, सो यू हैव टू ब्रिंग बोथ ऑफ देम इनटू द सेम यूनिट, अगर उनका सेम ही, या तो दोनों मिली मोलर हो या दोनों माइक्रोमोलर हो, या जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के एम एंड वी मैक्स ऑफ एन एंजाइम आर 4 मिलीमोलर एंड 0.1 नैनोमोलर पर आर इन द एब्सेंस ऑफ 1.5 मिलीमोलर इनहिबिटर, तो के एम प्राइम और वी मैक्स प्राइम आपको दे रखा है विच इज 6 एंड 0.1, ठीक है, तो एक चीज तो आपको यहां से पता लग रही है कि ये आपका इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, क्योंकि वी मैक्स जो होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सेम रहता है, तो वी मैक्स आप देख रहे हो दोनों में सेम है, के एम चेंज होता है, ठीक है, के एम इंक्रीज करता है, तो ऑब्वियसली आप देख भी रहे हो पहले के एम है 4, अब आपका कितना है, जो के प्राइम एम है वो कितना है 6, ठीक है, सो ये जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो के एम होता है वो अल्फा फैक्टर से इंक्रीज होता है, ठीक है, तो द के एम प्राइम शुड बी इक्वल टू अल्फा के एम, ठीक है, अब के एम प्राइम मुझे कितना गिवन है 6, और के एम कितना था 4, तो यहां से मैंने अल्फा निकाल लेना, तो अल्फा आ जाएगा 6/4 विच कम्स आउट टू बी 1.5, ठीक है, और अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है 1+I/KI, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे के आई कैलकुलेट करना है, तो इनहिबिटर भी मुझे गिवन है, वो कितना गिवन है 1.5, तो अल्फा भी 1.5 है, इज इक्वल टू 1+1.5 डिवाइडेड बाय के आई, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.5 इज इक्वल टू, ये के आई इधर चला जाएगा, क्योंकि पहले तो आपको ऐसे करना पड़ेगा KI +1.5, ठीक है, तो ये आ गया 0.5 KI इज इक्वल टू 1.5, तो के आई कितना आ गया आपके पास 1.5/0.5, ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3, तो के आई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3, ठीक है, और रेंज भी जो दे रखी थी दैट वाज बिटवीन, यहाँ पर अगर क्वेश्चन को मैं देखूँ इसमें जो रेंज आपको गिवन है वो गिवन थी 2.9 और 3.1 के बीच में, तो माय आंसर फॉल्स इन बिटवीन दिस, सो वैसे तो एग्जैक्ट यार आपका 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फीडबैक रेगुलेटर या रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो किसके साथ बाइंड करता है, तो जो फीडबैक रेगुलेशन होती है आपकी, ठीक है, उसके अंदर जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या सबस्ट्रेट, तो इसका आंसर होता है आपका एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्योंकि इसका मैंने देखा एक दो जगह, मतलब आंसर्स भी एक दो जगह पर गलत दे रखा था, देन आई चेक आउट द जो बेसिकली आपकी फाइनल की आई थी, तो उसी हिसाब से फिर इसका आंसर देखेंगे, क्योंकि इसका आंसर कई जगह पे गलत दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना। तो इसमें क्या दे रखा है, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिफाइड एंजाइम इज 10 mg/ml, 10 μl of this enzyme solution in a total reaction volume of 1 ml
catalyze the formation of 20 nanomole of product in 1 minute under optimum condition. What is the specific activity of enzyme? ठीक है, देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, दैट इज एक्टिविटी डिवाइडेड बाय मिलीग्राम ऑफ एंजाइम या मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन तो मुझे, या जो एंजाइम एंजाइम है वो तो मुझे 10 मिलीग्राम गिवन है। ठीक है, अब एक्टिविटी यूनिट्स में निकालनी है। अब एक यूनिट की डेफिनेशन पहले आपको बताओ, एक यूनिट क्या होती है? इट इज द बेसिकली अमाउंट ऑफ एंजाइम विच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, पर मिनट। ठीक है, पर मिनट। तो पहले तो मुझे जैसे क्या दे रखा है, 20 नैनोमोल्स दे रखा है। ठीक है, तो इसको पहले मुझे माइक्रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट हैज टू बी 20 × 10⁻³ माइक्रोमोल पर मिनट। अब मैं इसको यूनिट लिख सकता हूँ, ये एक यूनिट होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको आप डिवाइड कर दो किससे? 10 से। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या ना, इसमें आपको क्या है, इसमें जो एक डिफरेंट है, इसमें ना आपको डाइल्यूशन फैक्टर चाहिए, क्योंकि आपके पास एंजाइम इतना था, उसमें से आपने 10 माइक्रोलीटर को आपने लिया और 1 ml आपने टोटल रिएक्शन वॉल्यूम बनाया। ठीक है, तो इसमें ना आपको एक डाइल्यूशन फैक्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपने डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है कि फाइनल वॉल्यूम बाय जो आपने मतलब एंजाइम सॉल्यूशन की वॉल्यूम लिया है। तो फाइनल तो मेरी 1 ml है, और लिया कितना है मैंने? 10 माइक्रोलीटर। ठीक है, जो आपने ऐड किया है। तो अब जो 10 माइक्रोलीटर है ना, उसको मुझे लिखना पड़ेगा 10 × 10⁻³ ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डाइल्यूशन जो मेरे पास आ गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 100, मतलब 10⁻²। तो डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पे 10 की पावर क्या है? 2 है। तो ये जो आपने एक्टिविटी लिख ली, आपने अमाउंट ऑफ एंजाइम लिख दी, बट यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद डाइल्यूशन फैक्टर। अगर तो डाइल्यूशन नहीं होता ना, तब तो आप सिंपल आंसर निकालते। अब डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये तो चलो कैंसिल हो गया, तो -3 × +2 ये आ जाएगा -1। तो 2 × 10⁻⁻1। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आएगा आपका? 0.2। ठीक है, बहुत जगह इसका आंसर गलत दे रखा है, बिकॉज दे डू नॉट मल्टीप्लाई इट विद डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, और वैसे भी आप देखो ना, वैसे भी जो आंसर आएगा वो आ रहा है आपका कितना, अगर आप इसको कैंसिल कर दो मतलब इसी पॉइंट पे, तो 20 इंटू कितना आ रहा है? 10⁻², मतलब 2 × 10⁻², वो 0 पॉइंट कितना आ रहा है आपका? जैसे अगर आप इसको कैंसिल कर दो, तो 2 × 10⁻³ सो दैट इज 0.002। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100, ओनली देन यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, और राइट आंसर इसका 0.2 है। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब कई बार होता है ना, स्टूडेंट्स इधर उधर से क्वेश्चंस को देखते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैं भी आई वॉज गोइंग थ्रू ए बुक एंड मैं क्या, बिकॉज उसका सोल्यूशन भी गलत दे रखा था, क्योंकि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द सोल्यूशन। सो फिर मैंने देखा कि आई आई जस्ट चेक द, क्योंकि मैंने आंसर 0.2 निकाला था और मेरे को आंसर कुछ डिफरेंट था वहाँ पे। तो देन आई चेक इट आउट कि व्हाट दे हैव डन टू कैलकुलेट दिस आंसर। तो दे हैव डन नथिंग, तो बिल्कुल ही गलत था उसमें। तो ये छोटी छोटी चीजें होते हैं जो आपको ध्यान रखना। स्पेसिफिक एक्टिविटी का पता है आपको, बट ये जो है ना, अगर वो ऐसा कुछ नहीं लिखता, ये जो लाइन नहीं लिखता, तब मेरा आंसर सिंपली ये होता। बट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद डाइल्यूशन फैक्टर, बिकॉज यू हैव टेकन, आपने जो 10 माइक्रोलीटर लिया है और उसको फिर आपने रिएक्शन वॉल्यूम कितना करा है? 1 ml। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स चेंजेस अपॉन डबलिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन? ठीक है, देखो हम जनरली तो Km की बात करते हैं, वी मैक्स की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम का तो चलो यहाँ पर कुछ है नहीं, टर्नओवर नंबर दैट इज वी मैक्स बाई ई टी। तो Km तो हमने पढ़ा है ना, तो वो एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि Km ना सबस्ट्रेट पे, Km हमें बताता है एफिनिटी, तो Km तो नहीं है। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही बनेगा, दैट इज वी मैक्स। ठीक है, दैट इज योर वी मैक्स। In an enzyme catalyzed first order reaction, the substrate conversion follows an exponential pattern such as 80% of the substrate is converted in 10 minutes। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ln ऑफ 80
माइनस ln ऑफ ए नॉट, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। अब जो ए टी है ये वो कंसंट्रेशन है जो टाइम टी के बाद है, ठीक है, तो वो तो 20% रहेगी, ठीक है, और ये 100 थी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln ऑफ 20/100, इट शुड बी इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। और जब आप बेसिकली इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब ln ऑफ 0.2 निकालते हो तो वो -1.6 आएगा, ठीक है। एंड माइनस के, टाइम कितना आपका 10 मिनट्स, ठीक है, तो माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, और के कितना आ गया आपका 1.6/10, विच कम्स आउट टू बी 0.16, 0.16। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एंजाइम फॉलोइंग माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स व्हेन S इज इक्वल टू Km, तो V जो है द वेलोसिटी V's एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है Km, माइकलिस कांस्टेंट है Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो सिंपल है कि आपको पता है कि जब भी S Km के इक्वल होता है या Km S के इक्वल होता है तो वेलोसिटी मेरी Vmax/2 होती है, सो दैट इज 0.5 Vmax। नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the correctness or otherwise of the following assertion and reason are, in the process of ATP synthesis in oxidative phosphorylation, ATP synthesis is not a part of electron transport chain on inner mitochondrial membrane। देखो जब भी आप ये पढ़ा आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि हम दो प्रोसेस पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 की बात करते हो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से होता क्या है कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है आपकी, कहाँ पर, बेसिकली आपके जो मैट्रिक्स के अंदर, एंड व्हेन दोज मैट प्रोटॉन्स, जब वो मैट्रिक्स से दोबारा आते हैं आपके किस तरफ, बेसिकली जब वो आपके मैट्रिक्स से आते हैं, सॉरी, इसमें बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा था कि जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, तो जो सॉरी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, क्योंकि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और वो जब वापस आते हैं मैट्रिक्स में तब आपका क्या बनाते हैं, वो एटीपी बनाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें आप देखते हो कि लास्ट में ऑक्सीजन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है और वाटर बनाता है, तो ये लाइन सही है। इन द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एटीपी सिंथेसिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईटीसी, ठीक है। तो ईटीसी में सिर्फ हम 4 कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, एंड एटीपी सिंथेसिस कपल टू ईटीसी थ्रू प्रोटॉन मोटिव फोर्स, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, कहां पर, आपके आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और जब वो वापस आते हैं तो एटीपी बनता है, तो दोनों ही ट्रू हैं, एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। If an aldol cleavage of glucose 6 phosphate occurs in glycolysis, it will result in, ठीक है, ये देखो ये 2 3 बार क्वेश्चन आया है कि बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, उसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्यों कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, तो ग्लूकोस में तो क्या होता है आपका, ग्लूकोस में तो आपका जो सी एच होता है वो फर्स्ट कार्बन होता है, तो मतलब आपका ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। बट इधर जो होता है आपका कीटो जो होता है वो सेकंड कार्बन पे होता है, ठीक है। तो सेकंड कार्बन की पर होने की वजह से क्या होता है कि वो थर्ड और किसके बीच में क्लीवेज कराता है, फोर्थ के बीच में, जिससे आपके पास 2 कंपाउंड बनते हैं इक्वल लेंथ के, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्लीवेज होगी, सो दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्ट्स ऑफ अनइक्वल कार्बन चेन लेंथ, ठीक है। तो इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से ही आपके पास जो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इक्वल लेंथ के बनते हैं, ठीक है। ये आगे भी क्वेश्चन आएगा, तो ये अब वैसे भी याद रखना कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अगर हम एल्डोल कंडेंस क्लीवेज कराएं किसकी, आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, सो इट विल रिजल्ट इन प्रोडक्ट्स ऑफ अनइक्वल कार्बन लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द डेल्टा द जी नॉट, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा नहीं है, डेल्टा होना चाहिए, द डेल्टा जी नॉट फॉर होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन, ठीक है,
converting glucose to lactate is this. If delta G naught for formation of ATP is this, then देखो इसमें जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बेसिकली जैसे कितना एटीपी बन रहा है, मतलब कितनी एनर्जी उसमें है, डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास 30.5, क्योंकि ये डेल्टा जी नोट है फॉर द फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी डेल्टा जी नोट है, तो मतलब आपने ना इन दोनों को डिवाइड करना है। तो अगर मैं मतलब चलो वैल्यूज तो माइनस प्लस तो इंडिकेट आपको पता है कि जैसे जनरली, क्योंकि जैसे अब एटीपी की फॉर्मेशन आपको करनी है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, बट जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। सो इफ आई डिवाइड 30.5 डिवाइडेड बाय 196, ठीक है, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 पॉइंट कितना है आपका, 30.5 डिवाइडेड बाय 196 इंटू 100, तो अब ये आ रहा है 15.5। ठीक है, अब देखो आपको पता है ना, जब ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होती है तो लैक्टेट कितने बनते हैं आपके, दो, और एटीपी भी दो बनते हैं। तो आपको जो 15.5 है उसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो द होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन इज 31% एनर्जी एफिशिएंट एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज 31%। ठीक है, तो इसमें जब आप इसको कर रहे हो ना, तो ये आप इसको आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 15.5 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप फूड का ब्रेक डाउन कराते हो तो एक्चुअली होता क्या है, तो आपको एनर्जी रिलीज होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो सारी की सारी एटीपी फॉर्मेशन बना रही है। ठीक है, तो ये सिंपली आपने 30.5 को 196 से डिवाइड करना था, वो 15.5 आ रहा है। एंड एज वी नो, जब ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है, या जनरली जब हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करी थी, तो आपको पता है ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस में दो एटीपी बनते हैं, दो एनएडीएच बनते हैं। बट जब दो पायरुवेट से दो लैक्टेट बनते हैं तो दोनों एनएडीएच यूज हो जाते हैं, तो नेट आपके पास दो एटीपी बनते हैं। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 15.5 विथ 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। ग्लूकोज इज इंक्यूबेटेड विद एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे एक्सेप्ट पायरुवेट काइनेज। ठीक है, पायरुवेट काइनेज जो फॉस्फोनल पायरुवेट से पायरुवेट बनाता है। गामा 32 फॉस्फोरस एटीपी, अनलेबल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इनमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, तो वहां पर तो आपके पास, क्योंकि एटीपी का जो गामा फॉस्फेट है उसी ने लगना है, तो वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, फिर फ्रक्टोज 6 से जब फ्रक्टोज 1,6 बनाते हो तब भी उसमें आपको एटीपी से ही आ रहा है, तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो ए और बी होना चाहिए। अब क्या होता है कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये किससे बन रहा है, जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो उस टाइम पे तो एटीपी यूज ही नहीं हो रहा है, तो वो तो आएगा नहीं, तो सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन अब 1,3 में ना उसने दोनों फॉस्फेट रेडियो लेबल दिखा रखे हैं, तो दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 से बनना है 1,3, तो उसमें एक जरूर होगा लेबल्ड, क्योंकि जैसे इसमें दो लेबल्ड है ना, जब इसका इसका ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, that is glyceraldehyde 3 phosphate and 1,3 bisphosphoglycerate, sorry, glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate। तो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फिर दो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं। तो वो वाला जो फॉस्फोरस फॉस्फेट है वो एटीपी से नहीं आ रहा है, तो इसमें नहीं आएगा। और 3 में तो चलो 1,3 से बन रहा है, तो ये आपका होगा। ठीक है, तो इसमें ए बी और डी, तो अगर ग्लूकोज को हम इंक्यूबेट करा रहे हैं विद एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे, गामा 32 एटीपी एंड अनलेबल्ड, तो आपका ए बी और क्या बनेगा आपका डी। ठीक है, मतलब ये नहीं बनेगा जिसमें दोनों फॉस्फेट हो, ये आपका नहीं बनेगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड, तो ये हमने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ा है। तो जैसे 16 से 14 एक साइकिल, 14 से 12, क्योंकि एक साइकिल में एक एसिटाइल कोई निकलता है। 16 से 14 1, 14 टू 12 दो साइकिल होगी, 12 टू 10 3, आपका 10 टू 8 4, 8 टू 6 5, 6 टू 4
5। फिर आपका बेसिकली आपका 6 to 4 बना, तो आपकी कितनी साइकिल होगी ये, मतलब 16 से 14 1, फिर 12, फिर 10, फिर 8, ठीक है, फिर 6 तक हमारी 5 साइकिल होगी। दैट इज 1 2 3 4 5, 6 से बना 4, और 4 से 2 + 2, तो टोटल 7 साइकिल्स। तो ये मैंने बताया भाई जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होते हैं आप उसको 2 से डिवाइड करो, -1 कर दो, तो ये 8 - 1 कितनी साइकिल्स आ जाएंगे आपके पास, 7 साइकिल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज ए मिक्स एनहाइड्राइड बॉन्ड ऑफ 1,3-bis-phosphoglycerate इज जनरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना, जब ये रिएक्शन हो रही है, जब आप 1,3-bis-phosphoglycerate बना रहे हो तो आप क्या बना रहे हो, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-bis-phosphoglycerate। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा एल्डिहाइड है, 1,3-bis-phosphoglycerate हमारा एक एसिड है, तो ऑक्सीडेशन होगी तो एल्डिहाइड से क्या बन रहा है आपका, एसिड। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड नॉट एज फ्री ग्लूकोज इज आर दैट, ठीक है, ऑब्वियसली स्टार्च जो होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा है तो डिफ्यूजन कम होगी, ये सही है। कॉम्पैक्ट स्टोरेज है बिकॉज यू कैन स्टोर ए लॉट्स ऑफ ग्लूकोज ऑल टुगेदर। इट रिड्यूसेस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑब्वियसली जब फ्री ग्लूकोज होगा तो जैसे उसमें आई फैक्टर होता है, आई, तो वो आई फैक्टर जितना होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है π = ICRT, ठीक है। तो एक तरह से आई, मान लो आपके स्टार्च के अंदर फॉर एग्जांपल 100 ग्लूकोस है, तो आई में तो आप उसको 1 काउंट कर रहे हो, बट जब उसमें 100 के 100 ग्लूकोस अलग हो जाएंगे तो वो 100 हो जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है फ्री ग्लूकोस का एज कम्पेयर टू स्टार्च। एंड इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप्स, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन होगी, आपको पता ही है कि जो बेसिकली आपकी जो डिफरेंट ग्लूकोस हैं वो आपस में ज्वाइन हो गए, तो केमिकल रिएक्टिविटी भी उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसमें A B C D चारों ही आपके करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द एंजाइम्स इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विद द कोरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट। एमाइलेज, एमाइलेज एक्ट करेगा स्टार्च के ऊपर, P हैज टू बी 4। चलो पहली दो ऑप्शन तो खत्म। पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करेगा, Q हैज टू बी 1, तो यही आंसर है, क्योंकि लाइपेज किस पे एक्ट करेगा, आपके फैट के ऊपर, और राइबोजाइम जो है वो बेसिकली RNA, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज कोजेस फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एलेनिन से क्या नहीं बना पाता, टायरोसिन, ठीक है। सिंपल है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, और मतलब फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन में फर्क ही होता है, उसमें एक OH ग्रुप ऐड हो जाता है, तो सिंपल है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टो 6 फॉस्फेट। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसका रीजन सिग्निफिकेंस आपको मैंने बताया कि जब कार्बोनाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे होता है तब वो क्लीवेज कराता है 3 और 4 के बीच में, ठीक है। पहले भी यही क्वेश्चन था कि अगर हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्लीवेज करा देंगे तो आपके पास दो अनइक्वल लेंथ के आएंगे, लेकिन अगर आप ग्लूकोज से फ्रक्टो 6 बना दोगे तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है सेकंड कार्बन पे, दैट फैसिलिटेट द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन C3 एंड C4। तो इसका आंसर क्या है आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनोन, ठीक है। तो इसमें आपको यूबिक्विनोन हमने पढ़ा है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ठीक है, और ये जनरली इनर मेम्ब्रेन में आपका एम्बेड रहता है। तो अब देखो इसमें पहला लिखा उसने हाइड्रोफिलिक नेचर, ये तो गलत है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक वाला तो मेम्ब्रेन में रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। इट्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एट वन टाइम एनेबल यूबिक्विनोन टू फंक्शन एट द जंक्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, ठीक है। तो ये तो कुछ स्टेटमेंट्स है जो आपको याद रखनी है, जैसे ये भी सही है स्टेटमेंट कि इट्स एबिलिटी टू रिसेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम एनेबल्स यूबिक्विनोन टू फंक्शन एज अ जंक्शन, ठीक है, बिटवीन ए, जैसे डोनर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक्सेप्ट आगे वाले को एक करना है, तो ये एक तरह से जंक्शन की तरह काम कर रहा है। स्मॉल हाइड्रोफोबिक है इसी, और ये शटल कर सकता है कॉम्प्लेक्सिस के बीच में, दैट इज व्हाई वी कॉल इट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर।
Its ability to interact with the heme of cytochrome enables इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिर्फ ए को छोड़ के बी सी डी तीनों आपके करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन FMN can adopt dash as the oxidation highest oxidation state and is capable of accepting or donating electrons। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, FMN जो होता है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2, और ये कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग दैट इज 1 और 2। ठीक है, मतलब 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट या डोनेट कर सकता है। तो इसका आंसर भी होगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। द नेट इक्वेशन फॉर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज, ठीक है, देखो ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन होता है चाहे कंडीशन एरोबिक है चाहे एनारोबिक है। तो ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 PI प्लस 2 NAD पॉजिटिव गिव राइज टू 2 पायरुवेट 2 ATP 2 NADH प्लस 2 वाटर। ये भी हमने डिस्कस किया पहले। देखो लैक्टेट की तो बात आप करोगे नहीं, NADH। देखो क्या होता है ना, जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं ना, सिर्फ हम ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, वैसे भी ए और डी में तो उसने आपको लैक्टेट दे रखा है, तो वो तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दो। एरोबिक में लैक्टेट तो बनेगा नहीं, तो नेट रिएक्शन हम ये लिखते हैं, उसमें 2 ATP बनते हैं और 2 आपके NADH बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एब्सेंट इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम एल्कैप्टोन्यूरिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है आपका, होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, इसमें इन पेशेंट्स में क्या होता है कि एक होमोजेनिस्टिक एसिड होता है, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, तो जैसे ही इनका यूरिन कॉन्टैक्ट में आता है ऑक्सीडाइज होता है तो वो ब्लैक कलर देता है। ठीक है, व्हेन यूरिन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर। मैच द एंट्रीज ग्रुप 1 विद ग्रुप 2। विटामिन B1 thiamine pyrophosphate, P has to be 4, B2 is your फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, राइबोफ्लेविन जो होता है Q का 2, तो P का 4 Q का 2 सिर्फ इसी ऑप्शन में है। B5 आपका कोएंजाइम A का पार्ट होता है, तो बेसिकली R का क्या होना चाहिए आपका 1। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड, और वो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, तो D बनेगा आपका इसमें। मैच द डेफिशिएंसी कंडीशंस इन द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। बेरी स्कर्वी, बर्थ डिफेक्ट एंड नाइट ब्लाइंडनेस। तो जब भी बेरी बेरी की बात आती है तो हम विटामिन बी की बात करते हैं, थायमिन, P हैज टू बी 3, स्कर्वी विटामिन C विच इज एस्कॉर्बिक एसिड, Q हैज टू बी 1, बर्थ डिफेक्ट ड्यू टू फॉलिक एसिड, R हैज टू बी 4। तभी होता है कि जो मदर होता है उसको फॉलिक एसिड दिया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस हैज टू बी 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, थर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ 2 पार्ट में डिस्कस करे। ये क्वेश्चंस आपके 2015 ऑनवर्ड्स हैं, कि 2016 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री को तैयार करो, बायोकेमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम IIT जैम पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें आपने क्वेश्चंस देखे आपके, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, pH बफर्स हैं, तो इन्हीं सभी कंसेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। एंड इन दिस 2 वीडियोस, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आई ट्राई कि आपको मैंने कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो भी आपके बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो एट बायोटेक सेपियंस वी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डिफरेंट MSc एंट्रेंस एग्जाम्स, चाहे वो आपका IIT जैम है, गैट भी है, CUET PG के भी फॉर्म्स आउट हुए हैं। ठीक है, IIT जैम के भी आज आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आउट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स को की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, और देखो क्या होता है ना, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, देर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट इट इज ऑल दैट एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, कैसे वो उस उन इतने सारे जो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, उसको आपको शॉर्ट टाइम में करा। देखो एट द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क तो आपका ही है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कोई भी टीचर आपको कितना भी करा ले, बट द थिंग इज दैट कि वो रिटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो पिछले बेसिकली 12 साल से मैं एक बच्चों को इन एग्जाम्स की तैयारी करा रहा हूँ, चाहे वो आपका IIT जैम है, गैट भी है, आपका CS है, नेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें, इस फील्ड में। तो जो भी स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो अभी हमारे न्यू बैचेस जो हैं वो 20th जैन से स्टार्ट हो रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।